हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टील पॉइंट रंजीत। आज हम उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी मैटर्स पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो मैंने स्रावित पदार्थ और इसके और अगले वीडियो मैंने संचित पदार्थ पर चर्चा की थी। जैसे ही कोशिका का टॉपिक पूर्ण होता है, कोशिका का टॉपिक पूर्ण होते ही हम 500 प्लस कोशिका के ऑप्शनल सीरीज लेकर आएंगे। आज हम उत्सर्जी पदार्थ पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ पे चर्चा कर रहे हैं आज हम। उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी मैटर्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स पर चर्चा करेंगे। जंतुओं की तरह पादपों में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। आपको पता है, जिस प्रकार जंतुओं में उत्सर्जी अंग होते हैं उसी प्रकार पादपों में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। जंतुओं में उत्सर्जी अंग होने के कारण जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं, लेकिन पादपों में उत्सर्जी अंग न होने के कारण पादपों में उत्सर्जी पदार्थ वहीं पर पौधों में ही सूख कर, पौधों में संग्रहित करने वाली जगहों पर सूख कर रह जाते हैं। चाहे कोशिकाओं में, आप चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो जब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। पादपों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में होने वाली क्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। पादपों में जंतुओं की तरह उत्सर्जी अंग नहीं होते। पादपों में जंतुओं की तरह उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। अंग क्या होते हैं? नहीं होते हैं। जो पादप होते हैं इनमें जंतुओं की तरह उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। और उत्सर्जी अंग न होने के कारण पादपों में जंतुओं की तरह उत्सर्जी अंग न होने के कारण पादपों में उत्सर्जी पदार्थ संग्रहित करने वाले, पौधों के संग्रहित करने वाले भागों में ही सूख कर रह जाते हैं। पर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। दो रूप में मिलेंगे आपको पादपों में। एक तो कार्बनिक पदार्थ मिलेगा आपको, कार्बनिक पदार्थ के रूप में मिलेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। और दूसरे मिलेंगे अकार्बनिक रूप में। दूसरे मिलेंगे आपको अकार्बनिक रूप में। किस रूप में मिलेंगे? अकार्बनिक रूप में मिलेंगे। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेंगे। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक कार्बनिक प्रोडक्ट, दूसरा अकार्बनिक प्रोडक्ट होता है। पौधों में यह सूखते कहाँ पर है? पौधों में उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं छाल, पौधों की छाल, बीजों, पत्तियों, छाल हो, बीज हो, पत्तियों और फूलों की कली में सूख कर रह जाते हैं। फूलों की कली में सूख कर रह जाते हैं। जो फूलों की कली होती है उसी में क्या करते हैं? सूख कर रह जाते हैं। छाल, बीजों, पत्तियों और फूलों के कली में सूख कर रह जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जंतुओं की तरह यहाँ पर पादपों में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। जंतुओं में उत्सर्जी अंग होने के कारण ये उत्सर्जी अंगों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। पादपों में उत्सर्जी अंग न होने के कारण पौधों में संग्रह करने वाली जगह में छाल, बीज, पत्तियों और फूलों की कली में ही सूख कर रह जाते हैं। कार्बनिक जो प्रोडक्ट होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, यह दो रूपों में होता है। यह दो रूपों में आपको मिलेगा। पहला इनका रूप जो होता है वह कहलाता है एल्केलाइड्स। कौन सा रूप होता है? एल्केलाइड्स। किस रूप में होता है? एल्केलाइड्स के रूप में होगा। एल्केलाइड्स के रूप में होगा।
लॉइड्स के रूप में होता है। और दूसरा इनका कहलाता है ग्लूकोलाइड्स। क्या कहलाता है? ग्लूकोलाइड्स कहलाता है। ग्लूकोलाइड्स कहलाता है, ग्लूकोलाइड्स के रूप में होता है। ग्लूकोलाइड्स के रूप में होता है। दो रूपों में मिलेंगे आपको, एल्केलाइड्स और ग्लूकोलाइड्स। जो एल्केलाइड्स होते हैं, जब कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का विखंडन होता है, कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप एल्केलाइड्स का निर्माण होता है। और कोशिकाओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट के विखंडन के फलस्वरूप ग्लूकोलाइड्स का निर्माण होता है। जब इनका विखंडन होता है तो इनका निर्माण हो जाएगा, यानी पादपों में, पौधों की कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में निरंतर, पौधों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप, प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप, प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप एल्केलाइड्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्केलाइड्स का निर्माण होता है। एल्केलाइड्स स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत उपयोगी। स्वाद में तो कड़वे होते हैं लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं, यानी इंसान की जिंदगी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इंसान आज दैनिक जीवन में दवाओं के रूप में, विभिन्न प्रकार के रूप में इन एल्केलाइड्स और ग्लूकोलाइड्स का प्रयोग कर रहा है। ये कुछ विभिन्न रूपों, एल्केलाइड्स कुछ विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे कुनीन। पहला कौन सा है? कुनीन है। कुनीन ये कहां से प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त कुनीन का प्रयोग मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। मलेरिया जो रोग होता है, ये मादा एनोफ्लीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज। जब मादा एनाफ्लीज नाम का मच्छर काटता है, एनाफ्लीज, जब मादा एनाफ्लीज नाम का मच्छर काटता है तो कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया रोग होता है। मलेरिया फैलता किससे? परजीवी प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया जो फैलता है परजीवी से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ या पैरासाइट से फैलता है। किससे फैलता है? पैरासाइट से फैलता है। परजीवी हम किनको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए उसे हम परजीवी कहते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ जो होते हैं अपना भोजन स्वयं ना ही बना पाते हैं और जगह करते हैं, जैसे विषाणु या परजीवी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं ना बना करके जंतु या पादप कोशिकाओं के बॉडी में पहुंच करके क्या करना? अपने जीवन का सर्वाइव करना, जिनका कार्य होता है। तो यहाँ पर मलेरिया जो रोग होता है ये परजीवी से होता है। किस परजीवी से होता है? जो परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया रोग फैलता है। विश्व मलेरिया दिवस हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार विश्व मलेरिया दिवस की, इस बार 2020 में मलेरिया दिवस की थीम क्या रही? जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। जीरो मलेरिया, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। क्या रही थीम? जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। यानी इस बार की थीम जो रही जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। जो मलेरिया के टीका, मलेरिया का टीका किसके द्वारा बनाया गया? तो बनाया गया सर रोनाल्ड रॉस साहब के द्वारा। सर रोनाल्ड रॉस किसके द्वारा बनाया गया? सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा बनाया गया मलेरिया का टीका। किसके द्वारा बनाया गया? सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का टीका बनाया था। इन्होंने प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में बतलाया था। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का अध्ययन किया और इसके बारे में बताया, जिन्हें मलेरिया के टीके की खोज की सर रोनाल्ड रॉस। सर आपको पता होगा सर रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत में हुआ था। इनका जन्म 13 मई 1857 को, 13 मई 1857 को अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। अल्मोड़ा
उत्तराखंड में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में 13 मई 1857 को अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश काल चल रहा था, उस समय ब्रिटिश उपनिवेशिक काल से भारत गुजर रहा था। उस दौरान ये ब्रिटिश शाही में नौकर थे इनके पिता। इनके पिता एक रेलवे में लोको पायलट थे, ट्रेन ड्राइवर थे। जब यहाँ पर आए तो इनके बच्चे का जन्म यहीं पर हुआ। बाद में ये ब्रिटेन चले गए तो वहाँ पर इन्होंने किसकी खोज कर डाली? मलेरिया का टीका इनके द्वारा बनाया गया। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ले लिया? ठीक, आगे देखिए। अब हम ग्लूकोसाइड पे चर्चा करेंगे दूसरे पॉइंट पे, यानी कई रूपों में पाया जाता है। प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है, आपने देखा। तो हमने किस पे चर्चा कर ली? कुनीन पे चर्चा कर ली। किस पे चर्चा की? कुनीन पे। अब हम बात करेंगे मार्फिन की। अब हम बात करेंगे मार्फिन की। किसकी बात करेंगे? मार्फिन। मार्फिन जो होता है ये अफीम से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? अफीम। यानी पके हुए सब, ये गुलदस्ते से नहीं निकाला जाता है, अफीम के गुलदस्ते से नहीं निकाला जाता है। यह अफीम के गुलदस्ते से नहीं निकाला जाता है, यह पके फलों से निकाला जाता है। पके फलों से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? पके फलों से। जो पके फल होते हैं इनसे निकाला जाता है मार्फिन। अफीम का गुलदस्ता यानी फूल जब बनता है तो उसमें लैटेक्स निकलता है, उसको सुखाया जाता है कई बार, लेकिन ये उससे नहीं निकाला जाता है। जब फल पक जाता है उससे क्या निकाली जाती है? मार्फिन निकाली जाती है। मार्फिन पके फल से निकाली जाएगी। आज अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन दुनिया में कर रहा है कोई देश, तो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा वर्तमान समय में अफीम का उत्पादन करता है। अफीम का प्रयोग दैनिक जीवन में किस रूप में होता है? इसका प्रयोग हम दवा के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? दवा के रूप में इसका प्रयोग होता है। दवा के रूप में होता है। किस रूप में होता है? दवा के रूप में होता है। दवा के रूप में मार्फिन का प्रयोग किया जाता है। यह दवा क्या करती है? शरीर को शक्ति प्रदान करने में शक्ति प्रदान करती है। शरीर को शक्ति प्रदान करती है। शरीर को शक्ति प्रदान करती है। शरीर को शक्ति प्रदान करने में दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। अगर दर्द पेनकिलर बनाने में भी किया जाता है, जो दर्द की दवा दी जाती है उसके रूप में भी किया जाता है। और नींद लाने में भी, यानी नींद की दवा बनाने में भी किया जाता है। नींद लाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद देखिए, दो आपने पढ़े, कुनीन आपने पढ़ा, मार्फिन पढ़ा। अब हम रेसरपीन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? रेसरपीन के बारे में चर्चा करेंगे। रेसरपीन जो होता है ये राउल्फिया सर्पेंटाइन के पौधे से निकाला जाता है। राउल्फिया सर्पेंटाइन की जड़ों से निकाला जाता है। किससे निकालते हैं? पौधों में ये राउल्फिया सर्पेंटाइन की जड़ों से निकालते हैं। जड़ भी एक संग्रह करने वाला, पौधे का जड़ जो भाग होता है ये भी संग्रह करने वाला भाग ही होता है। जब प्रोटीन का विखंडन होता है कोशिकाओं में, तो विखंडन के फलस्वरूप क्या होते हैं? ये जमा होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं। उनमें आपका रेसरपीन है जो राउल्फिया सर्पेंटाइन की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कम करने में करते हैं, यानी रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। रक्तचाप को कम करने में किया जाता है, यानी बीपी लो या ब्लड प्रेशर लो करने में किया जाता है। ब्लड प्रेशर को लो करता है या बीपी को लो करता है? ब्लड प्रेशर को लो करता है, बीपी लो होती है। अब बीपी लो और हाई कैसे होती है, इस पे चर्चा हम करेंगे जब कभी आपको पाचन तंत्र पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी बीपी हाई लो पे अगर चर्चा करते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही इसमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा है। तो आज हमने राउल्फिया सर्पेंटाइन की जड़ों के बारे में निकाला जाता है। रक्तचाप को, बीपी को लो करने में काम करता है। अब कौन सा? अब क्वेश्चन आ जाएगा, एक ब्लड प्रेशर को नापने यानी रक्तचाप को, रक्त दाब को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो आपका इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहे हैं। रक्त दाब मापा किससे जाता है? तो स्पैग्नोमीटर से मापा जाता है। स्पैग्नोमीटर से क्या करते हैं? रक्त दाब, बीपी हाई और बीपी लो को हम नापते हैं। ये होता क्या है? 120/180, 80 पे अगर 80 से कम है बीपी
तो क्या होगा, बीपी लो, और 120 से यदि अधिक हो रहा है तो बीपी क्या होता है, हाई होता है। ब्लड का अगर प्रेशर 120 से अधिक है तो हाई, और 80 से कम है तो क्या कहलाता है, बीपी लो कहलाता है। अब यहाँ पे हमने चर्चा कर ली रेसरपिन पे। अब हम चर्चा करेंगे कैफीन पे। इस पर चर्चा करेंगे कैफीन। कैफीन क्या है, कैफीन भी पौधों से निकाले जाते हैं। ये कॉफी के भुजे हुए बीजों से, कॉफी के भुंजे बीजों से, भुंजे बीजों से या चाय की पत्ती से निकालते हैं, या चाय की पत्ती से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, चाय की पत्ती से निकालते हैं कैफीन को, या भुंजे बीजों से। इसका भी प्रयोग हम करते हैं किस रूप में, दवा के रूप में, दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है इसका प्रयोग, दर्द निवारक के रूप में भी करते हैं। और दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, आपको पढ़ाया जाएगा नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम की तीव्रता बढ़ाने में, यानी तीव्रता बढ़ाने में किया जाता है, तीव्रता को बढ़ाने में करते हैं इसका प्रयोग, नर्वस सिस्टम की तीव्रता को बढ़ाने में किया जाता है। दर्द निवारक के रूप में भी हम कैफीन का प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे तीसरा एक एल्केलाइड्स है जो है थाइन। कौन सा एल्केलाइड्स, और हम थाइन पे चर्चा करेंगे। एक एल्केलाइड्स है इनका थाइन। थाइन का प्रयोग आमतौर पर ये चाय की पत्ती में पाया जाता है। कहाँ से प्राप्त करते हैं इसको, चाय की पत्तियों से प्राप्त करते हैं, चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त किया जाता है, चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है थाइन। थाइन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। यह क्या करता है, ये उत्तेजक के रूप में, इसका प्रयोग उत्तेजक के रूप में किया जाता है, उत्तेजक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हम, उत्तेजक के रूप में करते हैं। तीसरे हम एक और एल्केलाइड पर चर्चा करेंगे, स्ट्राइकीन। अब हम किस पर चर्चा करेंगे, एक और एल्केलाइड जिसका नाम है स्ट्राइकीन। स्ट्राइकीन पे चर्चा करेंगे। स्ट्राइकीन जो होता है यह स्ट्रीकोन्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। किसके पौधे से प्राप्त होता है, स्ट्रीकोन्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए, शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी शरीर को शक्ति, यानी मनुष्य के शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रीकोन्स का प्रयोग करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एट्रोपी पर। किस पर चर्चा करेंगे, एट्रोपी। एट्रोपी, एट्रोपी जो होता है यह बेलाडोना एटोपा नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। बेलाडोना एटोपा नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। किस पौधे से प्राप्त करते हैं, बेलाडोना एटोपा। जो बेलाडोना एटोपा नाम का पौधा होता है उससे क्या क्या किया जाता है, एट्रोपी प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग आंख की पुतली का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है। आंख की जो पुतली होती है इसका आकार बढ़ाने के लिए, और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। बेलाडोना एटोपा का प्रयोग, जो एट्रोपी होती है इसका प्रयोग हम करते हैं आंख की पुतली का आकार बढ़ाने के लिए, आंख की पुतली का आकार बढ़ाने के लिए, आकार बढ़ाने के लिए करते हैं। किसका करते हैं, आंख की पुतली का आकार बढ़ाने के लिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर इसके लिए कहा जाता है ये तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने के लिए, क्या करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। और एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में, तंत्रिका तंत्र की मापने की इकाई क्या होती है, तंत्रिका तंत्र की मापने की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की मापने की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन से मापते हैं तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र की मापने की इकाई न्यूरॉन होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है कहाँ पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र में ही पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र सबसे पहले अगर कहीं विकसित हुआ इस पृथ्वी पर तो हाइड्रा पे विकसित हुआ। तंत्रिका तंत्र किस पे विकसित हुआ, सबसे पहले किसमें विकसित हुआ, हाइड्रा में विकसित हुआ था। लेकिन हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र था, जो नर्वस सिस्टम था हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम था।
सब नर्वस सिस्टम मस्तिष्क का किसमें होता है, इंसान की बॉडी में, अन्य बॉडी में। लेकिन हाइड्रा एक ऐसा था जिसमें क्या था, समुद्री जीव हाइड्रा है जिसका तंत्रिका तंत्र विकसित हुआ, लेकिन बिना मस्तिष्क का। सबसे पहले इस पृथ्वी पर तंत्रिका तंत्र हाइड्रा में ही पाया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ले लिया, आगे देखते हैं। अब हमने एल्केलाइट्स पे चर्चा की है भैया आपकी। किस पे चर्चा कर रहे थे, एल्केलाइट्स पे चर्चा कर रहे थे, जिसपे हमने काफी दवाओं के बारे में आपसे चर्चा की गई। इन दवाओं के बारे में आपको बताया गया, थाइन के बारे में बताया गया, यूट्रोपी के बारे में बताया गया, या अन्य दवाओं के बारे में बताया गया आपका। अब हम चर्चा करेंगे ग्लूकोलाइट्स के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, ग्लूकोलाइट्स के बारे में करेंगे। अभी आपने देखा कोशिकाओं में प्रोटीन का जब विखंडन हो रहा था तो एल्केलाइट्स का निर्माण हुआ। अब क्या होगा, कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होगा। पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट के विखंडन के फलस्वरूप ग्लूकोलाइट्स का निर्माण होता है। पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट के विखंडन के फलस्वरूप ग्लूकोलाइट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोलाइट्स का निर्माण होता है। अब हम चर्चा करेंगे ग्लूकोलाइट्स पे। ग्लूकोलाइट्स भी विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, विभिन्न रूपों में। जिस प्रकार आपका एल्केलाइट विभिन्न रूपों में पाया जाता था, ग्लूकोलाइट्स इस प्रकार विभिन्न रूपों में ही पाया जाता है। यह जमा कहाँ होता है, यह आपको बताया गया, छाल, बीजों, पत्तियों, फलों, फूलों की कलियों में सूख कर रह जाते हैं, कार्बनिक हो या अकार्बनिक पदार्थ हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टैनिन्स पर। किस पर, आप ग्लूकोलाइट्स की एक और बात करें, ग्लूकोलाइट्स का प्रयोग हम औषधियों के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं, औषधियों के रूप में भी करते हैं। तो औषधियों में एक बहुत अच्छी दवा है जो हृदय रोगी के लिए, हृदय के उपचार में एक दवा प्रयोग होती है, उस दवा का नाम है डिजिटॉक्सिनिन जो दवा है ये हृदय रोगी के उपचार के लिए प्रयोग होती है। हृदय रोगी के उपचार के लिए डिजिटॉक्सिनिन नामक दवा प्रयोग होती है। यह प्राप्त किससे होती है, डिजिटेलेस परप्यूरिया नामक पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त की जाती है, डिजिटेलेस परप्यूरिया नामक पौधे की जड़ से प्राप्त की जाती है डिजिटॉक्सिनिन नामक दवा। कौन सी दवा है, डिजिटॉक्सिनिन नामक दवा प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर ग्लूकोलाइट्स में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले टैनिन्स के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, टैनिन। पहले यहाँ देख लीजिए, टैनिन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधों में। टैनिन पाया जाएगा पौधों में, लेकिन किन भागों में देखते हैं, किन भागों में पाया जाता है। ये पत्तियों में मिलता है, छाल में मिलता है, पत्तियों और छाल में पाया जाता है, और फलों में। पत्तियों और छाल में और फलों में पाया जाता है क्या, टैनिन। टैनिन की मात्रा सबसे ज्यादा कच्चे फलों में होती है। कच्चे फलों में सर्वाधिक मात्रा इसकी होती है, कच्चे फलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और पके फलों में कम मात्रा में पाया जाता है। पके फलों में कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, कम मात्रा में। किसमें, पके फलों में। टैनिन जो होता है जैसे कच्चे फलों में अधिक मात्रा में, पके फलों में कम मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग चमड़े को सख्त करने में, चमड़े को सख्त करने में करते हैं, यानी चमड़े को सख्त करने में किया जाता है। इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है, और रोशनाई बनाने में किया जाता है, रोशनाई के बनाने में किया जाता है, रोशनाई के निर्माण में करते हैं। चाय की पत्तियों में ये सर्वाधिक मात्रा, टैनिन जो होता है चाय की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चाय की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, चाय की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में। कल की वीडियो में मैंने चर्चा की थी, टैनिन जो होता है आंवले का कसलानापन किसके कारण हो रहा था,
टैनिन के कारण ही हो रहा था। अब हम लैटेक्स पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? लैटेक्स पे चर्चा करेंगे। लैटेक्स क्या है? एक प्रकार का दूध है। लैटेक्स पे चर्चा करेंगे। लैटेक्स क्या होता है? दूध होता है, यह पीले भूरे रंग का, पीले भूरे रंग का दूध, पीले भूरे रंग का दूध के प्रकार का एक पायस होता है। ये क्या होता है? पायस। इसका प्रयोग क्या होते हैं? पौधों में जब कोई पौधों को काटता है तो पौधों के घाव आप देखते होंगे, काटने पर छोड़ दो अगर तो कुछ समय पश्चात देखेंगे तो पौधे के घाव बढ़ जाते हैं। तो पौधों के घाव भरने में इसका प्रयोग होता है। पौधों के घाव भरने में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। पौधों के घाव भरने में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। पौधों को एक घाव भरने में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पौधों में जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में प्रयोग होता है। और पपीते का जो लैटेक्स होता है उससे पैपेन बनाया जाता है। पपीते के दूध से, यानी पपीते में देखते होंगे बहुत लैटेक्स होता है, तो पपीते के लैटेक्स से पैपेन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पैपेन बनाया जाता है। और कई प्रकार की रबड़े जो बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती है? लैटेक्स। लेकिन किन पौधों के लैटेक्स से? तो हम देखते हैं वो पौधे कौन से हैं। हेविया ब्राजीलियंसिस, हेविया ब्राजीलियंसिस और फाइकस इलास्टिका, यानी दो पौधे होते हैं, हेविया ब्राजीलियंसिस और फाइकस इलास्टिका नामक पौधों के लैटेक्स से क्या बनाते हैं? रबर का निर्माण करते हैं। आज रबर का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कर रहा है तो पहले पे थाईलैंड, दूसरे पे आ जाता है इंडोनेशिया। कौन सा आ जाता है? इंडोनेशिया। और चौथे पे चाइना की बात कर लेते हैं। और पांचवें पे आपका भारत फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। जो रबर होती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही इसको उगाया जा सकता है। भूमध्य रेखी फसल है। कैसी फसल है? भूमध्य रेखी या उष्णकटिबंधीय फसल है जो भूमध्य रेखा के आसपास ही उगाई जा सकती है। कौन सी? रबर का पौधा उगाया जाता है। इसके लैटेक्स से क्या बनाते हैं? रबर। जो पीले भूरे रंग का दूध के प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे सुगंधित तेलों पे चर्चा करेंगे। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं। ग्लूकोलाइट्स पे अब हम चर्चा करेंगे सुगंधित तेलों पर। फिर हम चर्चा करेंगे रेजिन्स पर। किस पे चर्चा करेंगे? रेजिन पे चर्चा करेंगे। आज हम बोर्ड में ज्यादा बड़ा अक्षर लिखने का प्रयास करें जिससे आपको अच्छा दिख सके। अब इस पे किस पे चर्चा करेंगे? एल्केलाइट्स। ग्लूकोलाइट्स पे चर्चा कर रहे हैं तो ग्लूकोलाइट्स पे हम आते हैं अब सुगंधित तेलों पर। अब सुगंधित तेलों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सुगंधित तेलों का प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है इंसान के दैनिक जीवन। सुगंधित जो तेल होते हैं ये वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। पौधों में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियों और कोशिकाओं से सुगंधित तेल उत्सर्जित होते हैं। सुगंधित तेल निकलते हैं। किससे निकलते हैं? पौधों में बहुत सारी कोशिकाओं और ग्रंथियों से क्या निकलता है? सुगंधित तेल निकलता है। सुगंधित तेल क्या होता है? एकत्र हो जाता है, एक जगह जमा होता है। हम बात कर रहे हैं सुगंधित तेल तो क्या होता है? एकत्र होता है और जमा होता है। ये सुगंधित तेल की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां सबसे ज्यादा पाई जाती है नींबू और संतरे के छिलके में पाई जाती हैं। नींबू और संतरे के छिलके में क्या पाई जाती हैं? सुगंधित तेल की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यूकेलिप्टस की पत्तियों, गुलाब, बेला और चमेली इत्यादि
की दलों में पाया जाता है। दलों, फलों की दलों में या पीटल्स में पाया जाता है। इनके पुष्प जो होते हैं उनके दल पीटल्स में क्या पाया जाता है? सुगंधित तेल। कहाँ से निकालते हैं? गुलाब, बेला और चमेली का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसके दलों पीटल्स से निकलता है। यूकेलिप्टस की पत्तियों में पाया जाता है। और नींबू और संतरे में क्या होती हैं? जो सुगंधित तेल की ग्रंथियां होती है। इस सुगंधित तेल का प्रयोग औषधि और साबुन निर्माण करते हैं। औषधि का निर्माण करने में औषधि बनाते हैं, बहुत सारी दवाएं बनाते हैं, और साबुन के निर्माण में करते हैं। किसके निर्माण में करते हैं? साबुन के निर्माण में इनका प्रयोग हम करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे रेजिन पर। किस पर चर्चा करेंगे? रेजिन पर चर्चा करेंगे। रेजिन का निर्माण अगर हम, ये पीले भूरे रंग का पीले रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है? पीले रंग का पदार्थ मटेरियल होता है, या पीले रंग का मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? पीले रंग का मटेरियल होता है। यह सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है। किसके फलस्वरूप बनता है? जब इन सुगंधित तेलों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो इनके फलस्वरूप क्या होता है? इसका निर्माण हो जाता है। फिर क्या होता है? जब ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है तो जैसे देखें, इनका प्रयोग जो हम करते हैं, रेजिन का प्रयोग आमतौर पर सबसे ज्यादा किया जाता है तो आपका किया जाता है पेंट में किया जाता है। पेंट के निर्माण में, वार्निश के रूप में, तारपीन के तेल में इसका निर्माण करते हैं, या हम इसका प्रयोग करते हैं पेंट, वार्निश, तारपीन के तेल में इनका निर्माण होता है। अब देखिए, अगर बात करें तो रेजिन की, तो रेजिन कहाँ पर? रेजिन जैसे आपका बात करें रेजिन, तो चीड़ आप देखते होंगे, पाइनस, चीड़ के पेड़ से, चीड़ के वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तारपीन का तेल निकाला जाता है। किसका प्रयोग निकाला जाता है? तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल निकालते हैं। किससे हम निकालते हैं? तारपीन का तेल। फिर देखिए, आप तो बात करें हींग की। हींग जो होती है, ये फेरुला, हींग फेरुला एसेफोटिडा, हींग को हम निकालते हैं फेरुला एसेफोटिडा के पेड़ की जड़ों से। किससे निकालते हैं? पेड़ की जड़ों से जो दूध होता है उससे सुखाकर निकाली जाती है फेरुला एसेफोटिडा नामक पेड़ की जड़ों से क्या निकालते हैं? हींग। तो हींग क्या है? क्वेश्चन आएगा। तो हींग एक रेजिन है। हींग क्या होती है? रेजिन। घरेलू उपयोग में हींग का प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है। तो हमने रेजिन पे चर्चा कर ली। अब आपने कार्बनिक पदार्थ पढ़ लिए, ग्लूकोलाइड्स पढ़े, एल्केलाइड्स पढ़े। अब हम चर्चा करेंगे कार्बनिक पदार्थ में बहुत सारे ऐसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ में बहुत सारे अम्ल, एसिड भी पत्तियों में जमा हो जाते हैं। पत्तियों और फलों में क्या जमा होते हैं? एसिड जमा होते हैं। उन एसिड पर हम चर्चा करेंगे। क्या है एसिड? देखिए आप लोग, बहुत सारे एसिड जमा हो जाते हैं कई बार, तो एसिड पे हम चर्चा कर लेते हैं आज। किस पे चर्चा कर लेते हैं? एसिड पे। अम्ल होते हैं बहुत सारे पत्तियों और फलों में, पत्तियों और फलों में कार्बनिक अम्ल जमा होते हैं। क्या जमा होते हैं? कार्बनिक अम्ल जमा हो जाते हैं। कौन से अम्ल जमा होते हैं? कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड जमा हो जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जमा होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड पत्तियों और फलों में पाए जाते हैं। जैसे अगर देखें इमली और अंगूर, तो सभी को मालूम है इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। बात करें अगर हम नींबू में, या नींबू के प्रजाति के जितने भी पौधे होते हैं, अन्य नींबू के प्रजाति के अन्य जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है
साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में, ये आपने पढ़ा होगा। कभी हम जब केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आएंगे, अम्ल, क्षार और लवण, बेसिस, एसिड और साल्ट का जब टॉपिक लेके आएंगे तो वहां पर इन पे चर्चा करेंगे ज्यादा डीप जा करके। तो हमने देखा नींबू में और पालक में पाया जाता है, पालक की पत्तियों में, पालक की पत्तियों में, पालक की पत्तियों में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आपका पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब हम बात करेंगे अकार्बनिक रूप की बात करेंगे, अकार्बनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे। अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये कैसे पाए जाते हैं पौधों में। अकार्बनिक पदार्थ की अगर हम बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट के रूप में पाए जाते हैं पौधों में। देखते हैं आप बहुत सारे जो पौधे होते हैं उसमें अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट पे। किस पे? पहला देखते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। अकार्बनिक पदार्थ में सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पीपल, बरगद और रबर में पाया जाता है। जो पीपल और बरगद का पेड़ होता है उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पीपल, बरगद और रबर में पाया जाता है। और अंगूर के गुच्छों में, अंगूर के गुच्छों में, अंगूर के गुच्छों में पाया जाता है। जो अंगूर के गुच्छे में पाया जाता है, अंगूर की जो पत्तियां होती हैं, अंगूर की पत्तियों की बाह्य कोशिका, बाह्य कोशिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अंगूर की पत्तियों की, अंगूर की पत्तियों की बाहरी कोशिका, बाहरी कोशिका, अंगूर की पत्तियों की बाहरी कोशिका कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब हम चलते हैं आगे, कहां पर चलेंगे? हम चर्चा करेंगे सिलिका पे। किस पे चर्चा करेंगे? सिलिका। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, पौधों की कोशिका वृत्ति में, पौधों की कोशिका वृत्ति, हमने आपको कोशिका वृत्ति बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कोशिका वृत्ति आप वीडियो पार्ट नंबर 2 पे जाके देख सकते हैं। कोशिका वृत्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में चर्चा की गई थी। कोशिका का पहला पार्ट को आपको पता है, कोशिका को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला था कोशिका वृत्ति, सेल वॉल, दूसरा था कोशाद्रव साइटोप्लाज्म, तीसरा था रसधनिया वेसिकल्स। 3 भागों में बांटा था। तो उसमें हमने कोशिका वृत्ति पर चर्चा की। तो जितने भी पौधे होते हैं पादपों की कोशिका वृत्ति में क्या पाया जाता है? सिलिका के कण पाए जाते हैं। सिलिका की सर्वाधिक मात्रा जो होती है गेहूं के भूसे में, सर्वाधिक मात्रा इसमें किसमें होती है? गेहूं के भूसे में, गेहूं के भूसे में आप देखते हैं गेहूं के भूसे में होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहा जाता है प्याज की पत्तियों में, प्याज की पत्तियों में और गेहूं के भूसे में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? सिलिका की मात्रा होती है। अब बात करते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट की। कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट पौधों की विभिन्न कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधों की विभिन्न कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में, पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है। यानी किसके क्रिस्टल पाए जाते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट। अकार्बनिक पदार्थ के जो क्रिस्टल होते हैं वह पीपल, बरगद, रबर में पाए जाते हैं। अंगूर के गुच्छे में, अंगूर की जो पत्तियों की बाह्य कोशिका होती है, बाह्य कोशिका होती है, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। बात करें अगर हम सिलिका की, तो सिलिका के जो क्रिस्टल होते हैं पौधों की कोशिका वृत्ति में पाए जाते हैं, गेहूं के भूसे, प्याज की पत्तियों में। कैल्शियम ऑक्जिलेट के जो क्रिस्टल होते हैं ये पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये आपका टॉपिक पूर्ण होता है। उत्सर्जित पदार्थ, एक्सक्रीटरी मैटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी आने वाले आपके एग्जाम पे।
आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन बटन को क्या करें, दबाएं। बेल आइकन बटन को दबाएगा मेरे वीडियो सबसे पहले आपको देखना है। अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक करें। डिसलाइक क्योंकि आप बताएं जिससे लेक्चर और अच्छा इंप्रूव किया जा सके और अच्छा से अच्छा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा सके। अगला टॉपिक